खामियों की बात करें जो कि कुछ इसमें नजर आ रही हैं, तो वो हैं गलत प्रत्युत्तर के लिए इसमें कोई सुझाव नहीं दिया जा गया है। उत्तर सही होने पर तो विद्यार्थी आगे बढ़ जाता है, लेकिन गलत उत्तर पर उसे क्या करना चाहिए इसके लिए उसमें कोई सुझाव नहीं होता। छात्रों की आवश्यकता, रुचि और अभिरुचि का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता। यह केवल व्याख्यात्मक पाठ्यवस्तु के लिए उपयुक्त अध्ययन विधि है। इसमें सामाजिक प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। इसमें रचनात्मकता तथा कल्पना शक्ति का विकास कम हो पाता है। इसमें अच्छे तथा कुशल शिक्षकों का अभाव रहता है। इसमें सीखने की शक्ति नीरस हो जाती है। इसमें लचीलेपन का भी अभाव पाया जाता है, अर्थात फ्रेम एक बार डिजाइन हो जाते हैं तो उनको आवश्यकता अनुसार उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, अर्थात यह एक फ्लेक्सिबिलिटी की भावना इसमें नजर नहीं आती। सभी विषयों, पाठों तथा सभी कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। इसके साथ साथ तथ्यात्मक पाठ्य सामग्री के शिक्षण में यह एक अनुपयोगी विधि मानी जाती है। इस प्रकार से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की जहां अनेक विशेषताएं हैं, तो इसकी कुछ कमियां भी हैं जिन्हें शिक्षक और प्रोग्रामर जो अभिक्रम तैयार कर रहा है उसे अपनी सूझबूझ से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हुआ अभिक्रमित अनुदेशन का पहला प्रकार, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अब हम बात करते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के दूसरे प्रकार की, जिसे कहा जाता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अध्ययन के इस प्रकार का विकास नॉर्मन ए क्राउडर ने किया है। इसमें समस्त क्रियाएं द्वारा नियंत्रित होती हैं, इसीलिए इसे आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार के अभिक्रमण को शाखीय अभिक्रमण कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो अभिक्रमित अध्ययन विधि संगणक जैसे बाहरी माध्यम की सहायता के बिना भी छात्रों की आवश्यकता अनुसार कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। अर्थात ये जो शाखीय अभिक्रमित अध्ययन है, इसकी कुछ बातें रेखीय अभिक्रमित अध्ययन से भिन्न होती हैं, जिन पर अभी हम और चर्चा करेंगे। यदि इसकी प्रक्रिया को हम समझें तो शाखीय अभिक्रमित अध्ययन में छात्रों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न पद दिए जाते हैं। इन पदों का आकार रेखीय अभिक्रमित अध्ययन के पदों की तुलना में बड़ा होता है। एक पद के पढ़ने के बाद छात्र को एक बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाता है जिसमें एक उत्तर होता है। यदि छात्र का उत्तर सही होता है तो उसे आगे के फ्रेम पर बढ़ने के लिए कहा जाता है। यदि छात्र का उत्तर सही नहीं मिलता है तो उसे उपचारात्मक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। पूर्व पद पर आने और सही उत्तर देने के लिए कहा जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सही उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार प्रतिभाशाली तथा कमजोर छात्र के लिए अलग पदों के माध्यम से अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने को कहा जाता है। अगर मैं संक्षेप में इसे आपको बताऊं तो ऐसे कहा जा सकता है कि यह विधि रेखीय प्रोग्रामिंग की तुलना में थोड़ी सी डिफरेंट है इस तरीके से कि यहाँ पर जो फ्रेम का आकार होता है वो रेखीय की तुलना में बड़ा होता है। वहां पर यदि फ्रेम में 3 से 4 लाइनें हैं तो यहाँ पर फ्रेम की विषय वस्तु 8 से 10 और 12 लाइन की भी हो सकती है। वहां पर जो फ्रेम के बाद प्रश्न दिया होता है वो रिक्त स्थान या एक वाक्य का उत्तर वाला प्रश्न होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, अर्थात किसी एक विकल्प को ही विद्यार्थी को चुनना होता है। वहां रेखीय की बात कर रहा हूं, अगर वहां छात्र का उत्तर गलत है तो उसको किसी प्रकार का सुझाव नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें यदि छात्र का उत्तर गलत है तो उसको उपचारात्मक निर्देश की व्यवस्था होती है, जिसके बाद छात्र रेमेडियल अप्रोच से गुजरते हुए पुनः उस पद को पढ़ते हैं और सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से यह विधि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की कमियों को कुछ हद तक दूर करती है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो शाखीय अभिक्रम में रेखीय की तुलना में प्रत्येक फ्रेम में शिक्षण सामग्री अधिक होती है। प्रत्येक छात्र को अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदों पर होकर अंतिम व्यवहार तक पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। अनुक्रिया और उसके क्रम पर छात्र का नियंत्रण होता है। छात्र को अपने
अपने प्रकार से अनुक्रिया करने का अधिकार होता है, अर्थात किसी निश्चित पथ को उन्हें फॉलो नहीं करना पड़ता, वो अपने हिसाब से अनुक्रिया करने के लिए फ्री होते हैं। इसमें पृष्ठपोषण तुरंत दिया जाता है, छात्र अपनी अनुक्रिया उत्तर का मिलान तुरंत करता है। छात्र द्वारा अनुक्रिया गलत होने पर उसे भूल सुधार का अवसर दिया जाता है, जो कि रेखीय में नहीं है। इस प्रकार की अध्ययन विधि में छात्रों के समक्ष बहुविकल्पी प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी था। इस विधि में फ्रेम अति विशिष्ट तथा बड़ा बनाना पड़ता है। यह विधि छात्र केंद्रित अभिक्रम मानी जाती है। यह अभिक्रम छात्रों की तार्किक शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अभिक्रम में अधिगमकर्ता की रुचि बराबर बनी रहती है। इस प्रकार से इस विधि में रेखीय अभिक्रम की कुछ कमियों को दूर करते हुए इसे और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे यह अभिक्रम छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चे बड़ी अर्थात ज्यादा विषय वस्तु को एक साथ पढ़ने में बोर महसूस करते हैं, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इसमें पूर्ण विषय वस्तु को समाहित करना कठिन हो जाता है, अर्थात पूरे प्रकरणों को इसके द्वारा पढ़ाया जाना संभव नहीं है। अपेक्षाकृत महंगा अभिक्रम है। इसमें बहुविकल्प वाले प्रश्नों को करने के लिए अनेक बार छात्र बिना विषय वस्तु को समझे या बिना पढ़े केवल अनुमान के आधार पर ये उत्तर दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, तो कई बार विद्यार्थी फ्रेम को समझने का प्रयास नहीं करते और अंदाजे से ही उत्तर दे देते हैं, और कई बार उनका उत्तर वो सही भी हो जाता है। तो जो हमारा एक उद्देश्य था विद्यार्थियों को ठीक से अभिक्रम को समझाने का, वो कहीं मिसिंग हो जाता है। इस अभिक्रम के निर्माण के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित तथा योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इसमें हर वर्ष या निश्चित अंतराल के बाद संशोधन की आवश्यकता होती है। इन सब चीजों को एक कुशल प्रोग्रामर को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर एक अच्छा प्रोग्रामर है तो वो इन कमियों को देखते हुए एक अच्छा प्रोग्राम बनाने का प्रयास करता है। एक छोटा सा उदाहरण हम इसका देखते हैं। यहाँ पर एक मैथ का उदाहरण आपको नजर आ रहा है, जिसमें नीचे कुछ छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं, उनका मध्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ अंक आपके सामने नजर आ रहे हैं और उसके 3 संभावित उत्तर दिए गए हैं, क 270, ख 30 और ग उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। अब विद्यार्थी को इनमें से एक उत्तर को चयन करना है। अगर उसने असही किया तो उसको कहा जाता है पृष्ठ 31 खंड 19 देखिए। यदि बा सेलेक्ट किया पृष्ठ 32 खंड 20 देखिए, या उसने स उत्तर पर टिक किया है तो पृष्ठ 33 खंड 2 देखिए। और यहाँ पर फिर जब खंड 19 पर वो देखता है, पृष्ठ 31 पर देखता है, तो उसे मिलता है कि उसका उत्तर गलत है। क्यों गलत है? तो उसको यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो वो देखेगा और समझेगा कि मेरा उत्तर क्यों गलत था। इस प्रकार से यहाँ पर जब वो 2 पर पहुंचता है, खंड 20 पर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि उसका उत्तर सही था। और जब उत्तर सही है तो उसको हमें निर्देश मिलेगा कि आप अगला फ्रेम पढ़ सकते हैं, अगले फ्रेम का अध्ययन कर सकते हैं। और अगर उसने उत्तर स पर टिक किया है तो उसे अगला उपचारात्मक निर्देश मिलेगा और उसको वापस से एक अलग पृष्ठ पर जाने को कहा जाएगा, जहां पर वो उसको देखेगा, उसके सही हल को देखेगा और पुनः आगे उसको करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से 2 प्रमुख प्रकार हमने आपको प्रस्तुत किए, रेखीय और शाखीय। अब तीसरा है अवरोही अभिक्रमित अध्ययन, जिसको मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, और इसके विकास का श्रेय दिया जाता है थॉमस एफ गिलबर्ट को। मैथीन शब्द से बना है मैथेटिक्स, जिसका अर्थ होता है सीखना। मैथेटिक्स का तात्पर्य समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण एवं पुनः निर्माण हेतु पुनर्वलन के सिद्धांतों के उस सुव्यवस्थित प्रयोग से है जो विषय वस्तु में निपुणता बताती है। मैथेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट पद ना होकर अभ्यास होती है। इसमें पाठ्यवस्तु को एक कड़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें अंतिम पद को प्रथम पद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे अवरोही अभिक्रम भी कहते हैं। तो जहां रेखीय और शाखीय में जो यूनिट थी वो फ्रेम या पद था, वहां अभिक्रम इस तीसरा जो अवरोही अभिक्रमित अध्ययन है, इसमें अभ्यास होता है। जो मुख्य यूनिट है अभिक्रम की वो अभ्यास होती है, और यहाँ पर अंतिम पद से प्रथम पद की ओर बढ़ा जाता है, इसीलिए इसे अवरोही अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। और विशेष तौर पर गणितीय समस्याओं के लिए इसका उपयोग
किया जाता है। इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग अन्य अनुदेशनात्मक प्रारूप की भांति शिक्षण सामग्री के विस्तृत विश्लेषण से अधिगम प्राप्त होता है। इसमें अधिगम की इकाई फ्रेम ना होकर अभ्यास या समस्या होती है। इसमें अवरोही श्रृंखला सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस अभ्यास या समस्या का समाधान खोजना ही छात्रों को पुनर्वलन प्रदान करता है, अर्थात जिस समस्या को लेकर वो चलते हैं, जब उनको समाधान प्राप्त होता है तो उनको पुनर्वलन मिलता है और वो अगला अभ्यास पर पहुंचकर अध्यापन करते हैं, अब अपना अभ्यास करते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की अगर अवस्थाओं पर आप देखेंगे, पहला है प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा है अनुबोधन प्रॉम्प्टिंग और तीसरा उन्मुक्ति या रिलीज। इसकी प्रक्रिया जो है, इसमें सर्वप्रथम नैपुण्य पद की तलाश की जाती है, अर्थात जिस पद जो अंतिम पद होता है उसकी पहले तलाश की जाती है, जो प्राय श्रृंखला के अंतिम पद के रूप में होता है। इसके पश्चात प्रोग्रामर छात्रों के समक्ष निपुणता प्राप्त कराने वाले सभी पद प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात छात्रों को नैपुण्य पद से अंतिम संबंधित अनुक्रिया के अंतिम पद तक पहुंचने को कहा जाता है। इसके बाद अंतिम नैपुण्य पद तक पहुंचने के पूर्व सभी पदों को छात्रों के सामने रखा जाता है। छात्रों को अनुबोधन दिए जाते हैं, उनके आधार पर छात्र अनुक्रिया करते हैं, फिर उन्हें नैपुण्य पद का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद छात्रों के सम्मुख अंतिम नैपुण्य पद से ठीक पहले के पद से भी एक पद पूर्व तक ले जाने वाले पदों को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार छात्र अनुक्रिया करते रहते हैं। सबसे अंत में पहले पद के प्रति अनुक्रिया करनी पड़ती है। इस प्रकार धीरे धीरे उल्टी तरफ से चलकर निपुणता प्राप्त की जाती है। हमारे जो आपका प्रश्न पत्र में ये यूनिट 4 है, इसमें प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार आपको पढ़ने थे। पहला रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। लेकिन चूंकि तीसरा प्रमुख महत्वपूर्ण प्रकार इसका अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन भी है, तो उसकी सिर्फ एक जानकारी हमने यहाँ आपको प्रस्तुत की है। लेकिन जो 2 प्रकार हैं उनके आधार पर पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है, बीएड छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं जो होती हैं वो कैसे पाठ्य योजना तैयार कर अपना लेसन विद्यार्थियों को पढ़ाएं, कैसे विद्यार्थियों को सिखाएं, तो उसकी पाठ्य योजना का जो प्रारूप है, पद कैसे तैयार करें, उसका एक संक्षिप्त सा मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो आपको ये मॉडल नजर आ रहा है, उसमें जो बड़ा कॉलम है उसमें फ्रेम की विषय वस्तु लिखी जाती है। ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित पाठ्य योजना है। इसके बाद इसका उत्तर उसके सामने वाले कॉलम में दिया जाता है। इसे आप इस प्रकार देखिए, यहाँ पर 2 फ्रेम आपको नजर आ रहे हैं। पहला फ्रेम जिसमें लिखा हुआ है संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द फेडरेशन लैटिन भाषा के फीडस से निर्मित है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। 2 लाइन की विषय वस्तु दी। इसमें एक प्रश्न पूछ लिया, संघ शब्द का क्या अर्थ होता है, तो विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे और इसके बाद जो उत्तर लिखा हुआ है वो दूसरे फ्रेम के सामने वाले कॉलम में लिखा हुआ है, जो कि छुपा हुआ होता है। इसका विद्यार्थियों को पता नहीं होता। जब वो उत्तर देते हैं तब उनको बताया जाता है कि उनका उत्तर सही है या गलत, तो उनको तुरंत ही इसमें पुनर्वलन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इससे पाठ्य योजना बनाई जाती है। यदि हम बात करें साखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित पाठ्य योजना की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें एक बड़ा फ्रेम है जिसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब इस फ्रेम से एक प्रश्न पूछा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 3 उत्तर दिए हुए हैं, तीनों के सामने प्रश्न संख्या लिखी हुई है। अगर उत्तर आ होगा तो प्रश्न संख्या 15 पर जाना है, उत्तर बा है तो 16 पर जाना है, सा है तो 17 पर जाना है। और जैसे विद्यार्थी को वहां पर निर्देश मिलेगा, उपचारात्मक रास्ते से होते हुए उसे अपने मेन उद्देश्य तक पहुंचना है, अर्थात प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचना होता है। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले का जो उदाहरण था मैथ्स वाला, उसमें आपको बताया था। तो इस प्रकार से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और साखीय अभिक्रमित अनुदेशन में प्रोग्राम बनाए जाते हैं, पाठ्य योजनाएं बनाई जाती हैं और छात्राध्यापक और छात्राध्यापकों को यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार से उन्हें पाठ्य योजनाएं प्रस्तुत करनी है बनाकर। तो ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड हमने डिस्कस किया, प्रोग्राम लर्निंग, जिसके दोनों प्रकार विस्तार के रूप में और एक प्रकार जिसको अवरोही या मैथमेटिक्स कहा जाता है, उसे संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया। एक अगला इसका बिंदु है टीचिंग मशीन। आपके 4th यूनिट में अगला टॉपिक है टीचिंग मशीन, और टीचिंग मशीन के प्रवर्तक थे प्रोफेसर S.L. प्रेसी
वैसे प्रारंभ में बीएफ स्किनर ने अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षण मशीन का निर्माण किया था। शिक्षण मशीन एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो शिक्षण प्रकरण को पूर्व निश्चित क्रम से प्रस्तुत करती है। इसमें छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के अवसर दिए जाते हैं और उसे तुरंत प्रतिपुष्टि भी प्रदान की जाती है। इसमें ज्यादातर मशीन का संचालन छात्र के हाथ में ही रहता है। अगर टीचिंग मशीन के प्रकारों की बात करें तो टीचिंग मशीन प्रमुख रूप से दो प्रकार की हैं। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स मशीन, जिसे रचित उत्तरयुक्त मशीन कहा जाता है। दूसरा मल्टीपल चॉइस मशीन, जिसे बहुचयन मशीन कहा जाता है। इसमें जो पहला है रचित उत्तरयुक्त मशीन, उसके चार प्रकार हैं: ग्राइंडर मशीन, डिस्क मशीन, टाइपराइटर मशीन और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मशीन। इस प्रकार से शिक्षण अधिगम को अधिक सरल बनाने के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता, रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार बनाने के लिए टीचिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है और अलग अलग टीचिंग मशीन इस अनुदेशन कार्य में प्रयुक्त की जा रही हैं। इससे पहले कि हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करें, हम इसके बारे में और दो तीन बातें आपको बताना चाहेंगे। जिसमें शिक्षण मशीन छात्रों को स्व अध्ययन करने के अवसर प्रदान करती है। छात्र इसमें अपनी गति के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के शिक्षण के लिए उपयोगी है। शिक्षण मशीन के तीन प्रमुख कार्य हैं। एक तो पाठ्यांश को तीव्र गति से किंतु अनुशासित रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना, छात्रों द्वारा प्रदत्त उत्तरों की जांच करना तथा गलतियां बताना, और गलतियां दूर करने और सही उत्तरों को निश्चित रूप से सीखने के लिए उचित निर्देशन और सलाह प्रदान करना। इस प्रकार से टीचिंग मशीन शिक्षण अधिगम को सरल और सुगम बनाने में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण टीचिंग एड के रूप में प्रयुक्त की जा रही है। अगला इसका हमारा टॉपिक है यूनिट में रिसर्च इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसा कि प्रकरण से स्पष्ट है, जब से शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ है तब से वर्तमान समय तक लगातार इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हमें नजर आ रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के शोधों का ही परिणाम है। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। आधुनिक युग में यह विषय महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। विश्व के शिक्षा शास्त्री शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान के रूप में लाकर शिक्षक को शैक्षिक शिल्पी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शैक्षिक तकनीकी विषय का प्रादुर्भाव 1900 से 1950 के मध्य औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के फलस्वरूप हुआ। 1950 के पश्चात शैक्षिक जगत में वैचारिक एवं व्यवहारिक क्रांति के फलस्वरूप इस क्षेत्र में विदेशों में, विशेष रूप से अमेरिका तथा इंग्लैंड में अनेक शोध कार्य संपन्न हुए। स्किनर और बांडुरा, आजारिन आदि के शोधों के आधार पर व्यवहारिक तकनीकी का विकास हुआ, जिनसे कक्षा शिक्षण प्रभावित होने लगा। शिक्षण कौशलों से संबंधित विभिन्न प्रकार की शोध परियोजनाओं पर ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी के तत्वाधान में शोध कार्य चल रहे हैं। भारत में शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में शोध कार्य कुछ कम हुए हैं। सन 1939 से 1963 के मध्य केवल 93 शोध अध्ययन 93 रिसर्च वर्क्स टेलीविजन तथा अन्य श्रव्य दृश्य सामग्री के क्षेत्र में किए गए हैं। 1960 से 70 के दशक में अधिकतर शोध एवं प्रयोग भारत में अभिक्रमित अध्ययन के क्षेत्र में ही किए गए थे। 1965 में एनसीईआरटी नई दिल्ली के मनोविज्ञान विभाग ने इस दिशा में विभिन्न शोधकर्ताओं को वर्कशॉप, सेमिनार्स, सिंपोजियम आदि के माध्यम से आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर के डॉक्टर गुप्ता ने गणित के सेट थ्योरीज आदि पर इस प्रकार की अभिक्रम सामग्री विकसित करने का प्रयास किया। अगर हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के क्षेत्र की बात करें तो ब्लूम तथा मेगर द्वारा विकसित लक्ष्यों के उपरांत डॉक्टर दबे आदि ने RCEM सिस्टम के नाम से अच्छी तरह के लक्ष्यों का वर्गीकरण, जो शैक्षिक लक्ष्य थे उनका वर्गीकरण 4 ग्रुपों में कर दिया, और वो 4 थे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, विनियोग तथा सृजनात्मक। जहां पहले इन उद्देश्यों की संख्या अधिक थी, उनमें से अब कम करके 4 किए गए और उनको अधिक प्रभावी भी समझा गया। शैक्षिक नियंत्रण के क्षेत्र में भी शोध कार्य हुए हैं। एनसीईआरटी और यूजीसी दोनों ने इस शोध कार्यों के लिए अत्यधिक ग्रांट भी स्वीकृत की है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में अभी काफी कम काम हुआ है। MA मनोविज्ञान तथा एमएड स्तर पर अधिकतर पुरस्कार एवं दंड विषयों पर ही शोध कार्य किए गए हैं। डॉक्टरेट स्तर पर
किए गए शोध कार्य तो केवल कुछ गिनती के ही हैं। साथ साथ माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में एनसीईआरटी के शिक्षण प्रशिक्षण विभाग में कार्य किया गया है। डॉक्टर संधू ने इससे संबंधित शोध में उपयोगी पुस्तकों एवं शोध प्रपत्रों की सूची तैयार की है। इसी क्रम में शैक्षिक तकनीकी में नए शोधों के फलस्वरूप नवीन प्रकार की पाठ योजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है, कार्य इस पर प्रारंभ हो चुका है। नए पदों के आधार पर पाठ योजनाओं का ये जो निर्माण कार्य है उसमें आरपी भटनागर, आर एस शर्मा, एस के अग्रवाल, बी के मिश्रा, एस पी कुलश्रेष्ठ आदि के नाम उल्लेखनीय रूप से लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है और साथ में इसमें होने वाले रिसर्च वर्क के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में गुणात्मक उन्नति की जा रही है, चाहे वो शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र हो, पाठ्यक्रम का क्षेत्र हो, शिक्षण विधियों का क्षेत्र हो, शिक्षण व्यूहरचनाओं का क्षेत्र हो, टीचिंग मॉडल्स का क्षेत्र हो, या जो भी जितने भी शिक्षण के क्षेत्र हैं, प्रत्येक क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी ने अपना प्रभाव दिखाया है और आज शिक्षा हाईटेक होती चली जा रही है, जो कि शैक्षिक तकनीकी का ही प्रभाव है या परिणाम है। और इसमें अभी काफी अधिक और संभावनाएं भी हैं, जो हमारा इस यूनिट का अंतिम बिंदु है। अर्थात इसमें जो अंतिम बिंदु आप पढ़ेंगे वो है फ्यूचर प्रायोरिटीज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अर्थात शैक्षिक तकनीकी में भविष्य की संभावनाएं। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसमें अभी अपार संभावनाएं विद्यमान है। केवल जरूरत है एक दृढ़ निश्चय और मौलिक चिंतन की। अगर हम अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा एक मौलिक चिंतन करें छोटी से छोटी शिक्षण समस्या पर, तो हम पाएंगे कि इसमें अभी काफी कुछ शोध कार्य किए जा सकते हैं और शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा को अत्यधिक गुणात्मक बनाया जा सकता है। यह एक नवीन विषय जरूर है, लेकिन इसमें शोध की अपार संभावनाएं हैं। शैक्षिक तकनीकी से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को शोध हेतु हम ले सकते हैं, जैसे कक्षा शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। दूसरा, शिक्षक का निरीक्षण किन आधारों पर किया जाना चाहिए। तीसरा, मानव व्यवहार का संशोधन नियमन अब किन शैक्षिक लक्ष्यों तथा किन व्यवहारिक परिवर्तनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अगला, अधिगम के विभिन्न विषयों में कैसे अभिक्रम तैयार किए जाएं। इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें शोध की काफी संभावनाएं विद्यमान हैं। इसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधियां, परिवेश, छात्र व शिक्षक के महत्व तथा छात्र शिक्षक के मध्य अंतःक्रियाओं से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए भी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाकर शोध कार्य एवं प्रयोग किए जा सकते हैं। शोध निदेशकों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों एवं शोध छात्रों को इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। आज की शिक्षा शैक्षिक तकनीकी पर आधारित है, अतः यदि तकनीकी में शोध पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली जर्जर हो जाएगी और राष्ट्र कभी भी सुख के सपने नहीं देख सकेगा। अतः आज प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक शोधकर्ता को ये प्रयास करना चाहिए कि शैक्षिक तकनीकी के द्वारा किस प्रकार से शिक्षण के प्रत्येक क्षेत्र को और अधिक उन्नत और अधिक प्रोग्रेसिव बनाया जाए। इस पर रिसर्च और चिंतन की गुंजाइश है, जो प्रत्येक शिक्षक का और शोधकर्ता का उत्तरदायित्व बनता है। इस प्रकार से आज जो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, हाईटेक क्लासरूम, हाईटेक डिजिटल बोर्ड जिनके माध्यम से कक्षा में अध्यापन कार्य करवाया जाता है, बच्चे इंटरनेट से नई नवीन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब शैक्षिक तकनीकी का ही प्रभाव है, जिसे हमें अभी और उन्नत बनाना है। क्योंकि यदि हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने को, अपने देश को आगे ले जाना है, बनाए रखना है, तो शैक्षिक तकनीकी में निश्चित रूप से आगे बढ़ने की और भी आवश्यकता है। इस प्रकार इस अध्याय में हमने आपके सामने प्रमुख रूप से प्रोग्राम लर्निंग के बारे में डिस्कस किया, उसके तीनों प्रकारों के बारे में बताया, जिसमें किस प्रकार से पाठ्य योजनाएं बनाई जा सकती हैं वो डिस्कस किया। साथ में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो रिसर्चेज हुए हैं किस प्रकार से वो हुए हैं और हो रहे हैं, और अंत में अभी और क्या क्या संभावनाएं हैं उनके बारे में संक्षेप में चर्चा प्रस्तुत की। हमें उम्मीद है कि वो आपको समझ में आएगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।